सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं एंड देयर इज नथिंग बेटर देन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ऑफन जब स्टूडेंट्स अपने रिवीजन फेज में होते हैं वो बहुत क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को लगाते हैं, बट दे फेस सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज दे हैव नेवर लर्नड द अप्रोच कि आपको पीवाईक्यूज को सिर्फ लगाना होता है या फिर उसकी अप्रोच को क्वेश्चंस को समझना होता है ताकि यू कैन मेक आउट कि अच्छा ये सिमिलर क्वेश्चंस इसी चेंज लैंग्वेज के साथ आ गए हैं या फिर इस क्वेश्चन को हम लोग को इस तरीके से समझना है। आजकल एनटीए नेट ने अपना जो स्तर है वो बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया है। यू गेट वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जिनको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो या आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। आई विल टेल यू द अप्रोच टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी लाइव प्रैक्टिस कि आप अगर अपने स्टडी सेंटर में हो, आपके सामने एक क्वेश्चन आया एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं या फिर सही आंसर तक कैसे पहुंचूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक टीचर को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज कॉन्सेप्ट। सारे क्वेश्चंस आपको देखेंगे कि बड़े आपके हाई लेवल के क्वेश्चंस है एंड दीज क्वेश्चंस आर अगेन पीवाईक्यूज जो आपके पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। आई हैव ऑल्सो ब्रॉट क्वेश्चंस दैट आर जो अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम में, मार्च के एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिले कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एंड मुझे उसको एग्जाम सेंटर में किस तरीके से टैकल करना है एंड सही आंसर अपना निकालना है। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज न्यू हिस्टोरिसिज्म इज इंडेप्टेड। दिस इज द सेम क्वेश्चन आई सेंट यू पीपल ऑन टेलीग्राम yesterday या फिर अ डे अगो एंड आस्क्ड यू पीपल टू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन। किसी का आंसर तो नहीं आया बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्टेड द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिंपल सी भाषा में कि आपका जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, जो एक आपकी लिटरेरी थ्योरी है, वो किसका कर्जदार है, किसका आभारी है, इंडेप्टेड टू। तो आपके सामने और भी बहुत सारी थ्योरीज गिवन है एंड इसमें से आपको छाट के बताना है कि आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म किसका कर्जदार है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पता हो बहुत अच्छी तरीके से कि न्यू हिस्टोरिसिज्म हमारी एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो बात करती है कि आप अगर एक टेक्स्ट को पढ़ते हो तो आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो उससे आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का पता लगा सकते हो। आज के टाइम पे अगर आप एक डायरी लिखते हो या फिर कोई एक ऐसा वर्क लिखते हो जिसमें आपने कोरोना को मेंशन किया हो, जिसमें आपने डीमोनेटाइजेशन को मेंशन किया हो, आपने कर्फ्यू को मेंशन किया हो एंड आज से 20 साल के बाद आपके बच्चे या कोई भी आपके उस पर्टिकुलर वर्क को पढ़ता है तो दैट टेक्स्ट विल बी एन एपिटोम ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन 20 इयर्स अगो। बस ये सेम चीज आपके न्यू हिस्टोरिसिस्ट कहने की कोशिश करते हैं कि आप एक टेक्स्ट को उसकी हिस्ट्री से, उसकी बायोग्राफी से अलग नहीं कर सकते हो, जो आपके न्यू क्रिटिसिज्म कहते थे कि आपको अलग कर देना चाहिए एंड सिर्फ टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म किसका कर्जदार है। आपकी सिमिलर थ्योरी बेटा यूज होती है आपकी मार्क्सिज्म में एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में। आपके मार्क्सिज्म में जितने भी आपके मार्क्सिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद कि उस पर्टिकुलर टाइम का क्लास स्ट्रगल कैसा चल रहा था, क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चल रही थी, आपके किस तरीके से पावर को या फिर एक्सप्लॉइटेड पीपल को एक्सप्लॉइट किया जाता था, आपके जितने भी अमीर लोग होते थे, कैपिटलिस्ट लोग होते थे, वो किस तरीके से अपना इफेक्ट पुट इन करते हैं आपकी नॉर्मल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे। एंड द सेम थिंग वाज सेड बाय रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, जहां पे वो लोग कहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को उसके रीडर के इंटरप्रिटेशन से अलग नहीं कर सकते हो। तो ये जो दो थ्योरीज आपकी बैठती हैं बेटा, वो आपकी न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ थोड़ा सा पैरेलली चलती हैं। ठीक है, सो दिस इज द आंसर वेयर मार्क्सिज्म एंड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरीज गिव अ पर्टिकुलर पैरेललिज्म टू योर न्यू हिस्टोरिसिज्म। एंड अगर आप जानना चाहें कि न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ और कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो एक ही आइडियोलॉजी पे चलती है, सो हेयर आई हैव दिस फॉर यू। सबसे पहली है आपकी मार्क्सिज्म, देन है आपकी कल्चरल मटेरियलिज्म। आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि कल्चरल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके रेमंड विलियम्स ने दिया है, कल्चरल स्टडीज में भी यूज किया जाता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी में भी आप इसको देखते हो। देन वी हैव फुकोल्डियन थ्योरी, जहां पे मिशेल फुको पावर एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इफ यू वांट टू एनालाइज अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर आप पढ़ के समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे पावर एंड स्ट्रक्चर का क्या आपका
चल रहा था, ठीक है। देन वी हैव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एंड लास्टली वी हैव पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किस तरीके से न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ पैरेलल चलता है। आपकी जो स्ट्रक्चरलिस्ट एज अ थ्योरी है वो बात करने की कोशिश करती है बाइनरी ऑपोजिशंस के ऊपर एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के ऊपर। वहीं आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं एक चीज के मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। एंड यही आपकी न्यू हिस्टोरिसिज्म में भी कहा जाता है कि एक टेक्स्ट से आप कई सारे मल्टीपल मीनिंग्स को, मल्टीपल हिस्ट्री को, मल्टीपल थ्योरीज को डेसिफर कर सकते हो। तो ये सारी बेटा आपकी जो थ्योरीज है वो आपके न्यू हिस्टोरिसिज्म से मेल खाती हैं। एंड इसी क्वेश्चन के साथ आई होप कि आपको बहुत सारी थ्योरीज के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। I also have a lot of series on my channel जहां पे there is a decoding series। मेरे पिछले भी एग्जाम से पहले कुछ ऐसी सीरीज आई थी where I was talking about the questions like this and the approach। then मेरी एक अलग से सीरीज है जहां पे मैंने ब्रिटिश लिटरेचर को सेक्शन वाइज डील किया है, विक्टोरियन एरा, रोमांटिक एरा एंड डिफरेंट डिफरेंट एराज में बांट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया है, तो आप उनको भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। हम लोग जब भी फॉर्मलिज्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आपकी थ्योरी आती है न्यू क्रिटिसिज्म, जो आपकी कहती है कि ट्रेडिशनल जो तरीका था आपके क्रिटिसिज्म को डील करने का, जहां पे हम लोग ऑथर को, ऑथर की लाइफ को, बायोग्राफी को, उसके आसपास क्या चल रहा था उस पर बड़ा ध्यान देते थे, इसको आपके न्यू क्रिटिक्स क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको 4 स्टेटमेंट्स मिले हैं एंड आपको बेटा ये सर्च करके बताना है कि न्यू क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही बैठता है। तो आइए हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़ेंगे। इट फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। अभी अभी हम लोग ने देखा कि हमारा जो न्यू क्रिटिसिज्म है हिस्टोरिसिज्म को, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को एंड सब्जेक्टिविटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, द मेन लॉ ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज दैट इट शुड बी सब्जेक्टिव एनालिसिस। अगेन द सेम थिंग कि आपकी सब्जेक्टिव एनालिसिस को पूरी तरीके से इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है आपका न्यू क्रिटिसिज्म। अगेन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। आप ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बार बार अपने इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में डाल के आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगर आपको क्लियर नहीं है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट तो आपके क्वेश्चंस बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये वाला ऑप्शन हम लोग के लिए नहीं होगा क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है एंड सब्जेक्टिविटी पे नहीं। देन द डिस्टिंक्टिव प्रोसीजर ऑफ अ न्यू क्रिटिक इज एक्सप्लिकेशन। अब आई विल बी वेरी वेरी ट्रू इन फ्रंट ऑफ यू। हो सकता है कि ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ के आपको लगे कि यार कहना क्या चाहते हो, आपका ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है वो कहना क्या चाहता है कि द डिस्टिंक्टिव प्रोसीजर ऑफ अ न्यू क्रिटिक इज एक्सप्लिकेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक्सप्लिकेशन का मतलब पता होगा तो उनसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा तो उनको लगेगा कि यार मेरा आंसर मैं कैसे निकालूं। अगर आपके साथ ऐसा होता है जहां पे आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में समझ नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़ जाओ, सारे पॉइंट्स को देख लो, आपको आंसर अभी मिल जाएगा, ठीक है। Point number 4, the distinction between literary genres doesn't play an essential role in new criticism। आपके जो distinction होता है literary genres का, उसका कोई लेना देना नहीं होता है आपके new criticism के साथ, ठीक है। सॉरी, यहां पे लिखा हुआ है डज प्ले एन एसेंशियल रोल। तो हम लोग ने जैसे बोला कि हमारे न्यू क्रिटिसिज्म का कोई भी आपके रोमांटिक एज, एनलाइटनमेंट एज, वो इस एज को बिलोंग करता है, वो इस एज को बिलोंग करता है। क्या आपने न्यू क्रिटिसिज्म को कभी भी पढ़ा तो आपने देखा कि हम लोग एजेस से मतलब रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी एज के हो, न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि टेक्स्ट को टेक्स्ट की तरह हम लोग देखते हैं, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट करते हैं। तो ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होता है। 3 क्वेश्चंस आपके 3 ऑप्शंस ऑलरेडी कट जाते हैं एंड ये आपको आंसर मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर आपके होने का क्या फायदा हुआ, आप हम लोग को समझाइए जरा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कहा गया है। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझना कि आपके जो न्यू क्रिटिक्स होते हैं वो आपके टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए एक्सप्लिकेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं एंड दिस वर्ड एक्सप्लिकेशन मींस क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट where you are completely concerned with explication or you can say
क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिकेशन, और यही आपके इन चारों में से एक सही ऑप्शन बन जाता है। वेयर न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर जो न्यू क्रिटिक होता है वो एक्सप्लिकेशन को यूज करता है कि टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है मेरा सिर्फ उससे मतलब होगा एंड बाकी चीजों से नहीं। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी आपको सही आंसर तक पहुंचने के लिए सही आंसर को ढूंढना नहीं होता है, गलत ऑप्शंस को कट कर देना होता है, एंड इस ऑप्शन से भी, इस तरीके से भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन 3 को देखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन 3 क्या कहता है? इट ब्लर्स डिस्टिंक्शन अमंग लिटरेरी, नॉन लिटरेरी एंड कल्चरल टेक्स्ट, showing how all three intercirculate, share in and mutually constitute each other. What does it in this statement stands for? आपसे बोला गया है कि it जो है, अभी हम लोग को नहीं पता है कि it क्या है। it आपका क्या करता है? ब्लर कर देता है आपके डिस्टिंक्शन को लिटरेरी टेक्स्ट के बीच में, नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के बीच में और कल्चरल टेक्स्ट के बीच में। आपका लिटरेचर का कोई टेक्स्ट होगा, आपका नॉन लिटरेरी टेक्स्ट मतलब आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, और कल्चरल टेक्स्ट जो किसी ना किसी कल्चर को बिलोंग करता होगा, जो उस कल्चर के बारे में बताता है। तो ये जो इट है वो इन तीनों बीच के जो डिफरेंसेस को अलग कर देता है, मतलब ब्लर कर देता है। आप इन तीन चीजों के बीच में डिफरेंस को पता नहीं लगा पाओगे, एंड ऐसा आपको फील होगा कि ये दोनों इंटर सर्क्यूलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड है। कौन सी ऐसी लिटरेरी थ्योरी है आपकी जो ऐसा काम करती है कि आपके लिटरेचर के जरिए किसी और चीज को पता लगाने की कोशिश करती है, कल्चर को भी उसी टेक्स्ट के जरिए देख लेगी, नॉन लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स को भी उसी टेक्स्ट के जरिए देख लेगी? क्या ये मार्क्सिज्म है, क्या ये स्ट्रक्चरलिज्म है, क्या ये फॉर्मलिज्म है, या फिर आपका न्यू हिस्टोरिसिज्म है? नाउ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए इन चारों थ्योरीज के बारे में एक छोटा छोटा जिस्ट। हम लोग मार्क्सिज्म के केस में बात करते हैं हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में, और टेक्स्ट के जरिए हम लोग एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या पावर स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। देन वी कम ऑन टू स्ट्रक्चरलिज्म, जहां पे हम लोग साइन, सिग्निफाइड एंड हमारे बाइनरी ऑपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। फॉर्मलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका फॉर्मलिज्म पूरी तरीके से लिटरेरी डिवाइसेस, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशंस, इस पे आपके फोकस करता है टेक्स्ट के। कल्चर से, नॉन लिटरेरी टेक्स्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। फाइनली वी हैव एन आंसर, न्यू हिस्टोरिसिज्म। एंड हम लोग अपने पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म टेक्स्ट के जरिए आपका कल्चर या हिस्ट्री पता करने की कोशिश करता है, अदर वे अराउंड आपके कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट के जरिए उस टाइम पे किस तरीके से लिटरेचर चल रहा था उसको जानने की कोशिश करता है। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा न्यू हिस्टोरिसिज्म, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, जहां पे आई हैव टोल्ड यू कि न्यू हिस्टोरिसिज्म किस तरीके से रिजेक्ट करता है आपके न्यू क्रिटिसिज्म एंड लिबरल ह्यूमनिज्म को। वो फोकस करता है आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ योर टेक्स्ट। ये अगर आपको याद रहेगा तो आपसे न्यू हिस्टोरिसिज्म का कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म इज द नेम स्टीफन ग्रीनब्लैट। इनके ही वर्क्स की वजह से आपको ज्यादातर न्यू हिस्टोरिसिज्म एज अ फील्ड निकलते हुए दिखाई देगी, इंप्रूव करते हुए दिखाई देगी, एंड लोगों को न्यू हिस्टोरिसिज्म एज अ फील्ड इनकी ही वजह से पता चलती है। ये बहुत बड़े आपके शेक्सपियरियन स्कॉलर थे, जिनके टेक्स्ट को पढ़ के ये उस टाइम पे, शेक्सपियर के टाइम पे क्या हिस्ट्री चल रही थी, क्या पॉलिटिकल व्यूज चल रहे थे, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ऑन क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, इंसाइटफुल लग रहा होगा। यू विल फाइंड नो अदर वीडियो ऑन इंटरनेट ऑन दिस डे जहां पे इस तरीके से आपके एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। भाई आपको कंटेंट सब पढ़ा के चले जाएंगे, क्वेश्चंस आपको दे देंगे कि यहाँ से कर लेना, यहाँ से खरीद लेना, लेकिन इस तरीके से एक एक क्वेश्चंस को कोई भी सॉल्व करते हुए नहीं दिखाता है या इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कराता है। सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल, एंड आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following would not be evoked
टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म। आपको न्यू हिस्टोरिसिज्म के आज कई सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आपसे पूछा गया है कि आने वाले 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग न्यू हिस्टोरिसिज्म का पार्ट नहीं बना सकते। तो पॉइंट नंबर 1, क्या कल्चरल मटेरियलिज्म को नहीं बना सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोग ने मेरे एक्सप्लेनेशन में देखा था कि आपका कल्चरल मटेरियलिज्म बहुत हद तक कनेक्टेड है आपके न्यू हिस्टोरिसिज्म से, तो ये तो होगा। पोस्ट स्ट्रक्चरल रिकवरी ऑफ अथॉरियल इंटेंट, अभी आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके थोड़ा सा छोड़ देना है कि आपके ऑथर का क्या इंटेंशन था, क्या इस बात को हम लोग इन्वोक नहीं करेंगे। देन जीनियोलॉजी ऑफ योर पैट्रियार्कल डिस्कोर्स, देन अगेन ये आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको जीनियोलॉजी या डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में पता होगा। आर्कियोलॉजी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट्स, आइए हम लोग आंसर को देखेंगे और आंसर के जरिए फाइंड करेंगे कि क्या हम लोग ने जो सोचा था वो सही आंसर हमारा है कि नहीं। कल्चरल मटेरियलिज्म आपके न्यू हिस्टोरिसिज्म का पार्ट है। जीनियोलॉजी ऑफ पैट्रियार्कल डिस्कोर्स, आपकी हिस्ट्री में जो जीनियोलॉजी होती है वो आपके हिस्ट्री में आ रहे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि ये चीज क्यों हुई, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, उसको जानने में करती है। देन आर्कियोलॉजी, तो आप सभी को पता है कि हिस्टोरिसिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आप आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को यूज करते हो उसके ओरिजिन को जानने के लिए। तो आपका ये जो ऑप्शन है ना वो न्यू हिस्टोरिसिज्म का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि आपका न्यू हिस्टोरिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरल रिकवरी ऑफ अथॉरियल और इंटेंट को नहीं देखता है। इट इज कंसर्न अबाउट रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी मोर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिसिज्म को हम लोग देख चुके हैं, तो ये आप लोग के लिए है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के टुवर्ड्स। द एरर of interpreting a literary work by referring to the evidence outside itself such as design and purpose of the author is called। हम लोग ने अपने न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर कई सारे एरर्स के बारे में पढ़ा है, कई सारी फैलिसीज के बारे में पढ़ा है, एंड आपकी इसमें से जो फैलिसी पूछी गई है कि आप वो एरर कब परफॉर्म करते हो जब आप अपने टेक्स्ट को छोड़ के टेक्स्ट से बाहर के एविडेंस को कंसिडर करने लगते हो और ये सोचने लगते हो कि आपके ऑथर का इंटेंशन क्या रहा होगा। दिस इज योर आंसर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से रिपीटेड वेज में आता है, विच इज योर इंटेंशनल फैलिसी। हमारे विम्सार्ड एंड बियर्ड्सली का ये टर्म है जो बताते हैं इंटेंशनल फैलिसी एंड इफेक्टिव फैलिसी के बारे में। आपकी इंटेंशनल फैलिसी अथॉरियल और आपके इंटेंट को देखती है कि ऑथर का इंटेंशन क्या था। हम लोग इसको कभी भी कंसिडर करके जब भी चलेंगे तो ये हम लोग को एक बायस्ड रिस्पॉन्स देगा। एंड दूसरी तरफ हम लोग जब इफेक्टिव फैलिसी को लेके चलते हैं कि हमारे ऑथर्स पे, हमारे रीडर्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी एक बायस्ड तरीका है किसी भी टेक्स्ट को जज करने का। सो विम्सार्ट एंड बियर्सली टुगेदर टॉक्ड अबाउट इंटेंशनल फैलिसी प्लस योर इफेक्टिव फैलिसी। Intentional fallacy is concerned about your author's intention, whereas effective fallacy is concerned about your reader's reception। ठीक है, इन दोनों को ही हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर देखते हैं कि अवॉइड करना चाहिए इन दोनों फैलिसीज को। यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द टेक्स्ट एंड नॉट व्हाट द ऑथर इंटेंडेड टू सी, कि भाई ऑथर ने ये मीन किया होगा तो मैं ये मतलब निकाल लूं, एंड उस टाइम पे रीडर्स ने इस वर्क को बहुत ही ज्यादा ना पसंद किया था तो ये काम खराब होगा। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। आपका विलियम कॉन्ग्रीव का जो वे ऑफ द वर्ल्ड था, जब उन्होंने पब्लिश करा के जब उसको थिएटर में परफॉर्म कराया था तो उनकी बड़ी बदनामी हुई थी, क्योंकि ऑब्सिनिटी का केस लगा था उनके ऊपर कि वे ऑफ द वर्ल्ड में उनके टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन चीजें दिखाई गई हैं जो उस टाइम के लिए नहीं सही है। अब अगर आप रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इस वर्क को जज करोगे तो आप कहोगे कि वे ऑफ द वर्ल्ड तो बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन आज के डेट में देखो कि विलियम कॉन्ग्रीव के वे ऑफ द वर्ल्ड से हमेशा आपको क्वेश्चंस दिखेंगे एंड इट इज इंडीड अ वेरी गुड प्ले। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि बहुत अच्छी तरीके से बाद में उसको रिसेप्शन मिला। तो आप अगर रीडर के जरिए इसको देखने की कोशिश करते हो कि यार उस टाइम पे लोगों को पसंद नहीं आया तो ये काम ही खराब होगा, तो ये एक बायस्ड ओपिनियनेटेड आपका जज करने का तरीका होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू क्रिटिक्स पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। ये क्वेश्चन
कई बार आपसे पूछा गया है कि द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज किसके थ्रू आता है, ये किसका टर्म है। मैच द फॉलोइंग में आपको दिख जाएगा, छांटने को मिल जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पीवाईक्यूज को बेटा जब आप बहुत ध्यान से लगाते हो तो आप समझ लीजिए कि आपका कुछ हद तक कुछ परसेंटेज तो सिलेबस आपके क्वेश्चंस लगाने से ही क्लियर हो जाता है, जो अगर आप पीवाईक्यूज नहीं लगाते हो तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। आगे हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके क्लीनेथ ब्रूक्स का, जो बोलते हैं कि आप अगर अपनी एक पोएट्री को या फिर किसी वर्क को इंटरप्रेट करते हो, पैराफ्रेजिंग करते हो। हम लोग जब मास्टर्स में होते हैं, हम लोग को एग्जाम देने जाना होता है, तो हम लोग पूरे वर्क को नहीं पढ़ते हैं, उसकी बस पैराफ्रेजिंग पढ़ के चले जाते हैं एंड हम लोग का काम बन जाता है, भाई हम लोग आंसर लिख के चले आते हैं। लेकिन आपकी क्लीनेथ ब्रूक्स के अकॉर्डिंग ये हेरेसी है, ये बहुत बड़ा पाप है जो आप उस पर्टिकुलर पोएट्री या फिर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ कर रहे हो, क्योंकि जिस पर्टिकुलर थिंकिंग के साथ या जिस एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ, फील के साथ आपके पोएट ने किसी वर्क को लिखा है, उसकी पैराफ्रेजिंग कभी भी उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर ही नहीं सकती है, ऐसा मानना है आपके क्लीनेथ ब्रूक्स का। नाउ when you are looking at this question, आपको जब आंसर मिल गया तो क्या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए? नहीं, आपको बाकी सारे ऑप्शंस को भी देखना चाहिए कि भाई एलन टेट का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टर्म है वो कौन सा है, टेंशन इन पोएट्री, जहां पे इन्होंने इंटेंशन और एक्सटेंशन के बारे में बात की है। क्लीनेथ ब्रूक्स का हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज है। विमसार्ट एंड बियर्डस्ली के जो इफेक्टिव एंड इंटेंशनल फैलेसी है वो है। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने एक आता है, उसका आंसर मिल जाने के बाद आपको उस क्वेश्चन को भूल नहीं जाना है। आपने आज ही मेरी एक शॉर्ट वीडियो देखा होगा वेयर आई टॉक्ड अबाउट द सेम कॉन्सेप्ट। आपको बाकी ऑप्शंस को भी देखना है एंड अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि इस पर्टिकुलर राइटर से मैंने कौन कौन से वर्क्स पढ़े थे, या फिर इस पर्टिकुलर राइटर के कितने कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है। व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस, ये एक्चुअल में सही तरीका होता है रिवाइज करने का, पीवाईक्यू लगाने का। पीवाईक्यू लगाने का कोई ये मतलब नहीं होता कि भाई मैंने 100 क्वेश्चन लगाए, मेरे 50 सही निकले। आपने उन 50 में से जो ऑप्शंस देखे उसके बारे में आपको सब कुछ आता था। यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ दैट पर्सन जिसके 70 क्वेश्चन सही निकलते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, पीवाईक्यूज लगा रहे हो, तो आप एक बहुत सही ट्रैक पे हो। चलेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हेयर आई हैव गिवन एवरी डिटेल फॉर यू की क्लीनेथ ब्रूक्स की हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज किस इनजस्टिस के बारे में बात करती है एंड क्लीनेथ ब्रूक्स अपने आप में ही कैसे टाइप के क्रिटिक थे उसके बारे में बात की है। ठीक है, Question number 7. Which two texts among the following are linked to literary feminism? A very different theory. New criticism and new historicism के questions हम लोग ने कई सारे देखे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि amongst these 4 options आपको बताना है कि आपके literary feminism के कौन से वर्क होते हैं। तो देखते ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि द येलो वॉलपेपर हमारे पर्किंस का वर्क है। देन हमारे रूम ऑफ वंस ओन हमारी प्यारी वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है, जिसमें से आपको हर साल वर्जीनिया वुल्फ से तो यू विल ऑलवेज सी अ क्वेश्चन ईदर फ्रॉम क्रिटिसिज्म और फ्रॉम फेमिनिज्म। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट, हमारी शार्लेट पर्किंस गिलमैन, ये हमारी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट है जिनसे आपको वर्क्स देखने को मिलते हैं। एंड अगेन इनके और भी बहुत सारे फेमिनिस्ट वर्क्स हैं जिनकी लिस्ट आपके पास बनी हुई होनी चाहिए एंड उसको आपको जरूर से देखना है। फेमिनिस्ट ऑथर्स हैं ये आपकी दोनों इंपॉर्टेंट, एंड इनके भी कई सारे आपके मूवमेंट्स हैं, जैसे शार्लेट पर्किंस गिलमैन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन रही हैं, फेमिनिस्ट वुमेन रही हैं, जो बात करती हैं आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में वुमेन्स सफरेज के बारे में। देन अगेन वर्जीनिया वुल्फ, हु इज नॉट ओनली फेमस फॉर फेमिनिस्ट views, feminist works, but also her term of stream of consciousness as a narrative device. तो I hope ये सारी चीजें आप लोग को पता होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि और क्या है। Which of the following does not describe some of the practices, beliefs of feminist literary criticism? आपसे does not पूछा गया है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फेमिनिज्म को does not, मतलब फेमिनिज्म की प्रैक्टिसेस और बिलीव्स के अंदर नहीं आता है। पॉइंट नंबर 1,
फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रेक्यूपरेट्स फीमेल राइटर्स इग्नोर्ड बाय द कैनन। आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रेक्यूपरेट करता है मतलब कि आपका इग्नोर करता है, या सॉरी आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उसके बारे में बात करता है कि फीमेल राइटर्स को किस तरीके से आपके मेन स्ट्रीम कैनन से इग्नोर किया गया है। तो ये तो बिल्कुल सही बैठता है। आपके क्वेश्चन में हम लोग को नॉट वाला ऑप्शन ढूंढना है। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफर अ क्रिटिसिज्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। आपकी जितनी भी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो विरोध करते हैं आपके जेंडर वाले कंस्ट्रक्शन को, कि भाई ये मेल एंड फीमेल, ये जो जेंडर कंस्ट्रक्शन है कि मेल ये कर सकता है, फीमेल ये नहीं कर सकती है, ये जेंडर कंस्ट्रक्शन आपने जो बनाया है इसका विरोध करती हैं आपकी जितनी भी फीमेल क्रिटिक्स हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही बैठता है। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द ट्रेडिशनल कैनन इज जस्टिफाइड। आपकी जितनी भी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स हैं वो जस्टिफाइड मानती हैं आपके ट्रेडिशनल कैनन को, मतलब हमेशा से जो चला आता हुआ आ रहा है कि आपके मेल सेंट्रिक जो टेक्स्ट होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, मेल सेंट्रिक जो बातें होती हैं वो ट्रुथ होती हैं, एंड फीमेल्स क्या लिख पाएंगी, फीमेल्स के वर्क में डेप्थ नहीं होती है, उनके वर्क में आपको सीरियसनेस नहीं दिखेगी। क्या ये जस्टिफाइड है? तो बिल्कुल भी ये जस्टिफाइड नहीं है, और यही आपका आंसर बन जाता है कि दिस इज वन थिंग जो आपके फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 भी आपको जरूर से देखना चाहिए। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स मोस्टली रिजेक्ट्स द एसेंशियलाइजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। जाहिर सी बात है वो सिर्फ जेंडर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्या करती हैं, नकारती हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, चलेंगे यहाँ पे आपको कुछ बहुत अच्छी चीजें मैंने आप लोग के लिए लिखी हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड बाद में अपनी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की थ्योरीज को, नोट्स को अच्छे से अपडेट कर सकते हैं। फेमिनिज्म के बारे में हम लोग ने जान लिया और इसी के साथ हम लोग का वीडियो खत्म होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग ने कुछ ही क्वेश्चंस के जरिए बहुत सारी थ्योरीज को उनके ऑप्शंस के जरिए जाना, एंड बहुत कुछ नया आई होप आप लोग को फील हुआ होगा, अप्रोच पता चली होगी कि एग्जाम सेंटर में मैं जब बैठा हूँगा या होगी तो मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करूंगी। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड क्या आप चाहते हैं कि ये सीरीज जहां पे क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरीके से एनालाइज करते चले, नए नए क्वेश्चंस को इसी तरीके से साथ में आप मेरे साथ सॉल्व करो, तो जरूर से कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, एंड आप क्या आगे ऐसा वीडियो और चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहां पे आजकल बच्चे बड़े क्वेश्चंस पूछने लगे हैं एंड हम लोग उसके डायरेक्ट आंसर्स देते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, बच्चों के साथ शेयर करिए हमारे चैट ग्रुप में, एंड देयर विल बी सो मेनी स्टूडेंट्स हु विल बी वेरी क्यूरियस इन हेल्पिंग यू आउट, एंड आपका एक जो डिस्कशन होगा वो रिच डिस्कशन होगा, एंड यू विल ऑल्सो गेट मेनी ऑफ माई वॉइस नोट्स एंड whatever I want to provide you. So you can go and join my telegram channel. Do not forget to put down your comment and let me know कि मेरा ये जो effort है, ये जो initiative मैंने लिया है questions को लेके आने का, analyze करवाने का, वो आपको कैसा लगता है and कितना helpful लगता है। Thank you so much for watching and I will meet you up next in yet another video like this. Up till then, bye and take care.